लम यफ़अल, लम के बाद आता फ़ेल मुज़ारे है लेकिन तर्जमा हम माजी वाला करते हैं। तो ये क्या, आप सोचते तो होंगे कि यफ़अल है तो फ़ेल मुज़ारे, लेकिन तर्जमा हम क्या करते हैं, नहीं किया उस एक मर्द ने। तो तलबा सोचते हैं कि अगर हमने तर्जमा ही ये करना था कि नहीं किया यानी माजी वाला, तो फिर लम के बाद फ़ेल माजी आ जाता, मुज़ारे लाने की क्या वजह थी। इस सवाल को डिस्कस किया जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकल है कि जब आप तर्जमा माजी वाला कर रहे हैं, नहीं किया उस एक मर्द ने, तो फिर यहां माजी आ जाता, यहां आता लम फ़अला, मुज़ारे क्यों आता है। नंबर 2, लम फ़ेल मुज़ारे को जज़म ही क्यों देता है, जबर क्यों नहीं देता, पेश क्यों नहीं देता। इसी तरह की बातें हम बकिया लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं और इन शर्तिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जज़म क्यों देते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन कि लम जज़म क्यों देता है। देखें, लम जो है ये फेल के साथ खास है। लम हरफे लम जिसका मतलब होता है नहीं। लम आज तक इसम से पहले नहीं आया और आएगा भी नहीं, ये हमेशा फेल से पहले आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लम है ये फेल के साथ खास है। नंबर 2 कि ये जो जज़म है ये भी फेल के साथ खास है, क्योंकि फेल मुज़ारे के 3 इराब होते हैं, रफा, नसब और जज़म, जर नहीं होती। और इसम के भी 3 इराब हैं, रफा, नसब और जर। तो जर इसम के साथ खास है, जज़म फेल के साथ खास है। तो लम भी फेल के साथ खास था, जज़म भी फेल के साथ खास थी, तो खास को खास इराब दे दिया गया। ठीक है, तो इस वजह से लम के बाद क्या आता है, फेल मुज़ारे मजज़ूम आता है। दूसरा सवाल ये था कि जब तर्जमा हम करते हैं माजी मनफी का, नहीं किया, तो फेल मुज़ारे क्यों आया। फेल मुज़ारे इसलिए आया, पहले बात ये समझिए कि बात बिल्कुल ठीक है, आना यहां माजी ही चाहिए था, लेकिन मुज़ारे इसलिए आया कि अगर हम यहां पर माजी ले आए और हम करें लम फ़अला, तो फिर क्या होगा। आपको पता है कि जो फेल माजी है वो तो मबनी होता है, तो लम का जो एराब है जज़म देना वो वाज़े नहीं था होना, इस वजह से फेल मुज़ारे लेकर आए ताकि लम का जो अमल है वो वाज़े हो जाए कि माजी की सूरत में लम का अमल जज़म देना ये वाज़े नहीं था होना, क्योंकि फेल मबनी होता है और मबनी के आखिर में मबनी तब्दील नहीं होता, जज़म आनी नहीं थी। जो बहस लम की है वही लम्मा की है। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये, आपको पता है लम जज़म देता है, लम्मा जज़म देता है। ठीक है, ये दोनों फेल के साथ खास है, जज़म भी फेल के साथ खास है, इसलिए ये मामला क्लियर हो गया। लियज़रिब ये है लामे अमर, तो इस लामे अमर ने फेल मुज़ारे को जज़म क्यों दिया, यहां कौन सी वजह है। ये जो लामज़ेर ली है इसकी वजह ये है कि देखें, ये है अमर इद्रिब जो कि हाजिर का सीगा है, इद्रिब का मतलब है तू मार और लियज़रिब का मतलब है चाहिए कि वो मारे। तो असल में ये जो अमर गायब का सीगा है इसको अमर हाजिर के सीगे के साथ मुनासबत है, किसमें, फिल माना, माना में, कि अमर का मतलब क्या होता है, किसी से तकादा करना कि फलां काम करो, वो इसमें भी है वो इसमें भी है। तो जब माना में मुनासबत थी तो जरूरी था कि लफ्जों में भी मुनासबत हो जाए। अब ये तो इद्रिब तो मबनी बर सुकून है, इसको मबनी अलल वक्फ भी कहा जाता है, इसके आखिर में सुकून है। तो लफ्जी मुनासबत कायम करने की वजह से हमने ये तय कर दिया कि ये जो लामज़ेर ली, जो लामे अमर होगा, ये भी फेल मुज़ारे को क्या देगा, जज़म देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये मोरब है, ये मबनी है, इसको हम जज़म कह देते हैं, इसको हम सुकून कह देते हैं, मबनी बर सुकून। तो ये भी पता चल गया कि लामे अमर जज़म क्यों देता है, ताकि अमर हाजिर के साथ लफ्जी मुनासबत हो जाए, क्योंकि मानवी मुनासबत तो पहले से है। अब आते हैं, सवाल पैदा होता है, ठीक है ये भी ठीक है, ये जो लाए नहीं है, आपको पता है हुरूफ जवाजिम लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं, ये जो लाए नहीं है इसने फेल मुज़ारे को जज़म क्यों दी। अब ये सवाल पैदा होता है। तो आप ये बात याद रखें कि ये जो फेल नहीं है इसकी ये अमर की जिद है, ये जिद है किसकी, इसकी, क्योंकि फेल नहीं में क्या होता है, तकादा किया जाता है कि फलां काम मत करो, और अमर में तकादा किया जाता है कि फलां काम करो, मत करो करो। तो ये इसकी जिद है। क्लियर। अब एक उसूल याद रखें कि जिस तरह किसी शय को उसकी नजीर पर महमूल किया जाता है, नजीर का मतलब जो उससे मिलती जुलती हो, इसी तरह कभी कभी एक शय को उसकी जिद पर भी महमूल कर दिया जाता है। चूंकि इसकी जिद ये थी और इसके आखिर में सुकून है, तो लफ्जी मुनासबत कायम करने के लिए यहां भी जज़म दे दी गई। फर्क ये है कि ये मोरब है और ये मबनी है। क्लियर। अब आते हैं इन शर्तिया, इसके बारे में दो वजूहात हैं।
کہ ان شرطیہ جزم کیوں دیتا ہے، دو وجوہات بیان کی جائیں گی۔ ایک تو وہی ہے جو لم کی ہے کہ ان شرطیہ بھی فعل کے ساتھ خاص ہے اور جزم بھی فعل کے ساتھ خاص ہے، تو لہذا خاص کے ساتھ خاص والا معاملہ کر دیا گیا۔ نمبر دو، آپ کو پتہ ہے ان شرطیہ کے بعد دو جملے آتے ہیں، ٹھیک ہے، عام طور پہ دو فعل آتے ہیں، مضارع بھی آ جاتے ہیں، ماضی بھی آ جاتے ہیں، مضارع آئے تو دونوں مجزوم۔ تو ان شرطیہ فعل مضارع کو جزم کیوں دیتا ہے، اس کی دوسری وجہ، دو جملے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شرطیہ کے بعد طوالت ہوتی ہے، کلام لمبا ہو جاتا ہے۔ یہاں میں لکھ دیتا ہوں، جب دو جملے آئے تو کیا ہوگی، طوالت، ٹھیک ہے، کلام کی جو لینتھ ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اب آپ کو پتہ، جب طوالت تقاضا کرتی ہے کس کا، تخفیف کا، خفت کا، ایزینس کا، کہ بولنے میں آسان ہو۔ اور یہ دیکھیں، ایک طرف حرکات ہیں زبر زیر پیش اور ایک طرف جزم ہے۔ ویسے حرکات میں جو زبر ہے وہ سب سے زیادہ ہلکی ہے، لیکن اگر آپ جزم کو دیکھیں تو جزم جو ہوتی ہے یہ تمام حرکات کے مقابلے میں جزم کو سب سے ہلکا کنسیڈر کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو چونکہ طوالت تھی، تو جب طوالت ہو تو پھر سکل سے بچا جاتا ہے، ہلکے پن کو لے کر آیا جاتا ہے، اور ہلکا پن کس میں ہے، جزم میں ہے۔ تو اس لیے ان کے بعد جب دو فعل مضارع آتے ہیں تو ان پہ جزم دی جاتی ہے۔